नमस्कार साथियों, आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से लगभग 17 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो कंप्लीट हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, उसे इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा पाऊं। वीडियो जो है मैं एक बुक के माध्यम से बना रहा हूं, तो प्रतिदिन आपको इसमें बहुत सारे चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। आज हम पहले चैप्टर पे बात कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर होने वाला है ऐतिहासिक स्रोत, यानी हिस्ट्री को जानने वाले कौन कौन से सोर्स हैं। सोर्स ऑफ हिस्ट्री हम जानने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम हिस्ट्री का सामान्य परिचय, ऐतिहासिक स्रोत का सामान्य परिचय देखेंगे कि क्या होते हैं स्रोत इतिहास को जानने के। उसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत देखेंगे उसके अंतर्गत। उसके बाद हम प्राचीन इतिहास के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य देखेंगे। कुछ विदेशी यात्राओं के विवरण हैं जिनसे भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा हम पुरातात्विक साक्ष्य देखेंगे। इसमें और आगे हम सिक्के देखेंगे। सिक्कों से भी बहुत सारे इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद हम अभिलेख देखेंगे। उसके बाद प्रमुख अभिलेख जो प्रमुख शासकों द्वारा रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा अशोक के बहुत सारे अभिलेख प्रसिद्ध हैं। उन अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां, यानी उन्हें कौन कौन सी लिपियों में लिखा गया, तो इसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी और यूनानी अरमाइक लिपि ये प्रमुख मानी जाती है। बहुत सारी जगह अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो इन्हीं 3 लिपियों में देखने को मिले हैं, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा आप चीनी लेखकों का वर्णन देखेंगे। कुछ विदेशी यात्री आए, उनकी यात्राओं में क्या विवरण उन्होंने भारत के बारे में लिखा, वो भी हमें हिस्ट्री के बहुत बड़े स्रोत के रूप में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा वेदांग होते हैं, यानी वेदों को जानने के अंग होते हैं, वो भी हमें पढ़ना है। उसके अलावा वेद, उपवेद, उनकी विशेषताएं होती हैं। साहित्यिक स्रोत आपको देखने हैं। उसके अलावा पुरातात्विक स्तंभ, अभिलेख और उनके स्थान, ये सारे सोर्स मिलके क्या करेंगे, आपके ऐतिहासिक स्रोत बनेंगे। और आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी ना भी कर रहे हो, आपको ऐसे ही हिस्ट्री पढ़ना है जानने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या होते हैं ऐतिहासिक स्रोत जिनके माध्यम से हम जानते हैं कि ये हिस्ट्री है। तो यहाँ सबसे पहले परिभाषा आपको दिख रही होगी, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है वो इतिहास कहलाता है। यहाँ सबसे पहले आपने हिस्ट्री की परिभाषा देखी, क्या, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश, है ना, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण और विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाएं, यानी जिनने बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रभावित किया है, बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया है, उनका तथ्यों के साथ जो कालक्रमिक विवरण होता है, यानी किसी विशिष्ट घटना का उस समय के साथ एक कालक्रम चलता है, उसे ही इतिहास कहा जाता है। इतिहास क्या है, किसी समाज की किसी विशेष सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति या इन स्थितियों के समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को भी ये प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसी के अंतर्गत हम पुरातात्विक स्रोतों को जानने वाले हैं। आप ये समझिए कि कोई भी ऐसी घटना जिसने एक बहुत बड़े समाज को, बहुत बड़े देश को प्रभावित किया हो, उसी के बारे में पढ़ना इतिहास कहलाता है। जो प्राचीन समय में जो भूतकाल में घटनाएं हुई हैं, उन सब का विवरण इतिहास कहलाता है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों एवं स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि ये सब शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। आपको पता होगा बहुत सारी जगह क्या हुई हैं, खुदाई हुई हैं, और उन खुदाई में जो चीज़ें निकली हैं उनसे हमें बहुत सारी जगह की हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। टीला क्या होते हैं भाई, धरती की सतह से उभरे हुए ऊपर जो भाग होते हैं पठार टाइप के, उन्हें टीला कहा जाता है। इनके नीचे क्या होती हैं, पुरानी बस्तियों के अवशेष विद्यमान होते हैं, और जब खुदाई होती है तो वो बाहर निकल आते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। यानी आपको वहाँ पे या तो किसी एक संस्कृति की या फिर किसी एक मुख्य संस्कृति की या फिर बहुत सारी संस्कृतियों का मिला जुला जो है साक्ष्य प्राप्त होता है, और उसके आधार पर आप क्या करते हैं, उस खोज को आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे इतिहास में क्या घटनाएं हुई होंगी, यहाँ पे कैसे लोग रहे होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो मोहनजोदाड़ो की जब खुदाई हुई और हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो उस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चला। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं एवं कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना
पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब खुदाई करके कुछ ऐतिहासिक विश्लेषण करके हमें जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, इस पूरी घटना को, इस पूरे जो है क्रियाविधि को क्या कहा जाता है? पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, कहाँ? पश्चिमोत्तर भारत में। उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक सांस्कृतिक विषय में भी जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृद भांड का उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपभोग करते थे, किस प्रकार के औजारों और हथियारों का उपयोग करते थे। ये सब क्या हुआ? जब खुदाई हुई पश्चिमोत्तर भारत के जो गंगा घाट हैं वहाँ पे पता चला अलग अलग संस्कृतियाँ कैसे विकसित हुई, क्या करते थे वो लोग, वही सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो ऐसी मान्यता रही होगी, क्योंकि उनकी हड्डियां प्राप्त हुई, अवशेष प्राप्त हुई, उसके साथ वस्तुएं प्राप्त हुई, तो इतिहासकारों ने, जो खोजकर्ता थे, उन्होंने यह अनुमान लगाया। ऐसा विभिन्न संस्कृतियों में देखने को मिलता है और ऐसा कहाँ देखने को मिला? दक्षिण भारत में भी देखने को मिला। तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े करके रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी मेगालिथ कहते हैं। ठीक है, किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 यानी कार्बन जो है में आई कमी को मापकर उस समय का निर्धारण किया जाता है। आप सभी को पता होगा रेडियो कार्बन डेटिंग एक विधि होती है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन क्या होता है? जो कार्बन 14 होता है उसमें रेडियोधर्मी यानी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप होते हैं जो सजीव वस्तुओं में विद्यमान होते हैं। इस प्रकार उस डेट का पता लगाया जा सकता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन 7000 से 6000 ईसा पूर्व में था। कहाँ पे था भाई ये? कश्मीर और राजस्थान के क्षेत्रों में। किससे पता चला? कार्बन डेटिंग से पता चला। पौधों के अवशेष का परीक्षण कर विशेषतः परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु वनस्पति का इतिहास भी जाना जाता है। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का भी पता लगता है। हमने देखा था कि देखिए कई इतिहासकार, हमें पता चला इतिहास में डायनासोर्स होते थे। कैसे पता चला? उनके डायनासोर के जो अवशेष मिले है ना, उनकी हड्डियों का परीक्षण किया गया, उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा डायनासोर जैसी भी कोई चीज़ होती है। चलिए अब हम देखते हैं प्राचीन भारत के स्रोत। ठीक है, और जो हमारा आज का चैप्टर है उसका ये मुख्य पार्ट रहने वाला है। तो इस चार्ट को आप कहीं बना सकते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, और इसकी PDF नोट्स भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साहित्यिक साक्ष्य क्या होते हैं? सबसे पहले इतिहास के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्यों को समझ लेते हैं। इसमें दो टाइप से इसका विवरण मिलता है। एक होते हैं धार्मिक साहित्य, दूसरे होते हैं लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या होते हैं भाई? धार्मिक साहित्य में एक तो आता है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा आता है ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण से शब्द यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, जो धर्म रहा उस समय उस धर्म से रिलेटेड जो साहित्य है वो ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आएगा। ब्राह्मणोत्तर साहित्य यानी जो सनातन वैदिक धर्म से थोड़ा सा इतर करके और भी साहित्य देखने को मिला, जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे जैन ग्रंथ हैं, ये ब्राह्मणोत्तर साहित्य में आएंगे। धार्मिक साहित्य में, ब्राह्मण साहित्य में क्या आएगा? वेद आएंगे, 4 वेद होते हैं। उपनिषद आएंगे, 108 उपनिषद होते हैं। आरण्यक आएंगे, कुछ पुराण आएंगे, 18 प्रमुख पुराण देखने को मिलेंगे। स्मृतियाँ आएंगी, रामायण है, महाभारत है, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आएगा। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे त्रिपिटक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। उसके अलावा जैन ग्रंथ हैं। और उसके अलावा हम क्या देखेंगे? विदेशी यात्राओं का भी विवरण देखेंगे। विदेशी यात्राओं में कौन कौन आते हैं हमारे? विदेशी यात्राओं के विवरण में आपको यूनानी रोमन लेखक देखने को मिलेंगे, चीनी लेखक और अरबी लेखक। इसी चार्ट में आपको उनके नाम भी देखने को मिल जाएंगे, है ना। यही प्रमुख हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है इन्हीं के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं के नाम प्रमुखता देखने को मिलते हैं। चीनी लेखक में फाहियान, सुंगयुन, वेन्सोंग और इत्सिंग का नाम देखने को मिलता है। यूनानी रोमन लेखक में टेसियस, हेरोडोटस, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान नियार्कस थे। ओनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस जो थे वो सिकंदर के साथ आने वाले ये तीनों लोग हैं। मेगस्थनीज का नाम आता है यूनानी रोमन लेखक में, आपको पता होगा इंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भारत में आए थे।
इसके अलावा डाइमेकस, ये बिंदुसार के टाइम पे आने वाला व्यक्ति है। डायनोसियस, ये अशोक के समय आया था। टॉलमी, ये ज्योग्राफी के लेखक हैं टॉलमी, और ये कहाँ से हैं, यूनानी रोमन लेखक हैं। और प्लेनी, ये नेचुरल हिस्टोरी का नामक पुस्तक के लेखक हैं। उसके अलावा अरबी लेखकों को आप देखेंगे तो उसमें आपको सुलेमान का नाम देखने को मिलेगा। उसके अलावा अल मसूदी, अल बरूनी और इब्न बतूता। ठीक है, अल बरूनी तहकीक हिंद जो बुक है उसने लिखी है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। ये इसके अलावा जो है पुरातात्विक साक्ष्य में प्रमुख रूप से अभिलेख हैं, कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई, स्मारक भवन आदि हमारे पास स्रोत हैं, मूर्तियां जो हैं और चित्रकला, ये सब मिलके क्या हैं, ये सब मिलके हमारे भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत हैं। ठीक है, इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके एक एक चीज़ को समझेंगे। तो मैं अपना अगला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा, तो उसमें हम सबसे पहले जो है हमारे साहित्य में जो साहित्यिक ग्रंथ हैं इनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो और इसकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं, और प्रयास करूंगा कि हिस्ट्री को और सरल करके आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।